औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अमीन। आज हम बायोलॉजी चैप्टर 10th क्लास के लिए, और ये सेकंड लेक्चर है, और जिसके अंदर हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ और इसके साथ ही एक्सरसाइज जो हैं वो भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि लंग्स के बारे में आप जान चुके हैं, और अब हमने वो मैकेनिज्म देखना है जिसमें ब्रीथिंग होती है। ये सांस हम अंदर ले जाते हैं और बाहर भी निकाल लेते हैं, और इसमें ये 2 फेजेस हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, इसके 2 फेसेस हैं, और एक फेस जो है वो इनहेलेशन है, दूसरी एक्सहेलेशन है। और इसमें जो इनहेलेशन है, इसमें दरअसल ये होता है कि थोरेसिस कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थोरेसिस कैविटी के इंक्रीज होने की वजह, क्यों, उसके बाद आप वजह लिखेंगे, और कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन होती है। ये रिब मसल्स और डायफ्राम जो है ये कंट्रैक्ट करते हैं, और रिब्स मसल जो जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त ये कैविटी जो है वो बढ़ जाती है, थोरेसिस कैविटी उसमें बढ़ जाती है। और उसके बाद डायफ्राम जो है वो जब कंट्रैक्ट करता है तो वो लोअर कर जाता है और नीचे आ जाता है, और जिसकी वजह से ये थोरेसिस कैविटी इंक्रीज हो जाती है, और उसका असर ये निकलता है कि रिड्यूस दी प्रेशर ऑन द लंग्स, और लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है तो एनवायरनमेंट में बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एयर जो है हमारे नॉस्ट्रल से ये लंग्स के अंदर चली जाती है। तो इसे हम इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन इसका उलट है, और थोरेसिस कैविटी जो है वो डिक्रीज होती है। थोरेसिस कैविटी के डिक्रीज होने की वजह जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ रिब मसल और डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होता है। डायफ्राम जो है वो डोम लाइक हो जाता है, और इस तरह ये ऊपर उठ जाता है, और जिसकी वजह से थोरेसिस कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और इस तरह ये लंग्स के ऊपर जो है प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जब उस पर प्रेशर इंक्रीज करता है तो एट दैट टाइम एनवायरनमेंट में प्रेशर इससे कम होता है, और ये खुद ब खुद जो है हवा जो लंग्स के अंदर मौजूद होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, और इनके मुकम्मल तफसील जो है वो आप किताब में पढ़े। तो इन्हीं पॉइंट के ज़रिए आप इसको बखूबी समझ भी सकते हैं और लिख सकते हैं। इस तरह आप अब ये बात देखते हैं कि रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो सकता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जिसमें आप रेस्ट में होते हैं या बैठे होते हैं या नॉर्मली आप वॉक कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम जो है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट जो है वो आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है। सांस लेने का अमल जो है वो इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, कोई भारी काम जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो इसका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो 30 to 40 टाइम्स जो है पर मिनट ये बढ़ जाता है, और इतने इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ ब्रीथ जो है वो डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगी तो ये स्टिमुलेट करती है रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, और रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन को ये मुतहर्रिक करती है, स्टिमुलेट करती है, और उसके नतीजे में ये बात होती है कि रिस्पायरेटरी सेंटर सेंड्स द मैसेज टू द रिब मसल्स एंड द डायफ्राम, और डायफ्राम को टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, के वो ब्रीथिंग के रेट को, शरह को बढ़ा दे। तो आगे देखिए, ये यहाँ पर एक टेबल दिया गया, और इस टेबल को बखूबी जो है वो ये आप देखें, कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर जो है वो इसमें कंपैरिजन दिया गया।
अगर आप इसको बखूबी देखें कि ऑक्सीजन जो आप अंदर ले जाते हैं वो 21% जो है हवा के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब आप निकालते हैं तो 16%, यानी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो अब्जॉर्ब हो चुकी है। इन द सेम वे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% जो है वो हवा में मौजूद होती है जब आप हवा को अंदर ले जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो ये 4% तक पहुंचे। और इस टेबल को अच्छी तरह जो है वो समझने की कोशिश की थी है। नाइट्रोजन जो है दैट रिमेन द सेम, और इसमें MCQs जो हैं वो आते हैं जी। तो नाउ नेक्स्ट हम रिस्पायरेटरी डिजीज पर पहुंचते हैं, और यही हमारा असल जो है वो टारगेट है। तो इसमें सबसे पहली डिजीज जो है वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस जो है ये दरअसल इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो हैं इनमें सोजिश पैदा हो जाती है, और फिर इन ट्यूब के अंदर जो है वो म्यूकस भर जाती है, बलगम भर जाती है, स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल्स जो है वो स्वेल हो जाती हैं, और इस तरह ये ब्रोंकाइटिस जो है उस वक़्त होता है। लेकिन हम ये समझेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए कि काज क्या हो सकता है। इसके वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो आप इनहेल करते हैं। इस तरीके से इनकी कई वजूहात जो हैं वो सामने आ सकती हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इसकी दो किस्में होती है। एक अक्यूट है, अक्यूट जो है रिकवर हो जाती है, ये 2 हफ्ते के अंदर रिकवर होती है, इन 2 वीक्स। और ये क्यों रिकवर हो जाती है? इसलिए कि परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई जो है वो उनको डैमेज नहीं पहुंचता, इसलिए वो रिकवर हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा डैमेज जो है वो ज्यादा हो जाए तो उस सूरत में ये होता है कि क्रॉनिक हो जाती है, और लास्ट फॉर 3 मंथ टू 2 ईयर्स, 2 साल भी लग सकते हैं ये क्रॉनिक जब हो जाए। तो ये ब्रोंकाइटिस इस लिहाज से बहुत तकलीफ दे बीमारी है। जैसे इसके सिम्टम क्या होते हैं? कफिंग है, आपको खांसी आती है, व्हीजिंग, सीटियां बजती हैं आपके जब सांस ले रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं या अंदर ले जाते हैं, फीवर, आपको बुखार रहता है और चिल्स, सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो सांस जो है वो छोटे छोटे सांस आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम है। तो ये था ब्रोंकाइटिस। अब हम नेक्स्ट डिजीज पर जाते हैं जिसको एम्फीसीमिया कहते हैं। और एम्फीसीमिया दरअसल है क्या? तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्यूवियल आई है। ये एल्यूवियल आई की वॉल जो है वो उनकी तबाही आ जाती है, तबाह हो जाती है वो, और लार्ज सैक बन जाते हैं, और बड़े बड़े सैक जो है वो बन जाएंगे। और जब बड़े सैक बन जाएं तो सरफेस एरिया कम हो जाता। और ये बात आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जितने ये सेल्स एल्यूवियोलाई छोटे थे तो इनका लार्ज सरफेस एरिया था। जब ये तमाम सैक जो है इनकी डिस्ट्रक्शन होगी और लार्ज सैक बन गया तो इनका सरफेस एरिया कम हो गया, और उससे नुकसान क्या हुए? लंग्स टिश्यूज जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप, और ये ओरिजिनल शेप पर नहीं होते। और इसमें क्या होता है? एयर ट्रैप इन लंग्स, लंग्स के अंदर ही जो है वो ट्रैप हो जाती है ज्यादातर। और इसके सिम्टम जब हम देखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस जो है वो छोटे छोटे होते हैं, और फैटीग, और उसके साथ फैटीग इसलिए होती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है जिस्म दर्द करने लगता है, मसल जो है उनमें पेन होने लगती है, क्योंकि आप लैक्टिक एसिड जो है वो उसमें जमा हो जाएगा, ताकि क्योंकि आप थोड़ा सा काम करेंगे तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होने के लिए जब उसमें पायरोविक एसिड बनता है, पायरोविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदलता है, लैक्टिक एसिड जो है वो पेन प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी तो प्रोवाइड होगी, लेकिन ये फैटीग जो है जिस्म में दर्द प्रोड्यूस हो जाएगी। और रिक्योरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बार बार आती है। रिक्योरेंट का लफ्ज जो है ये बार बार से है कि एक ही बीमारी जो है वो बार बार जो है वो आएगी। When symptoms appear,
और जहां पर ये है कि जब सिम्टम इस बीमारी के एम्फीसीमिया के अपीयर होते हैं 50 to 70% लंग जो हैं वो लास्ट हो चुके होते हैं, तो अब उस वक्त क्या हो सकता है, द लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है इन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, काजेज द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और बहुत पेचीदगियां जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। नाउ अब हम नमूनिया की जानब आते हैं, तो नमूनिया में इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स है, और ये लंग्स की इन्फेक्शंस के बारे में है। उसके काज भी हम देखते हैं कौन कौन से काज हैं, लेकिन अगर दोनों फेफड़ों के अंदर ये, पहली तो बात यह है किसी एक लंग में हो सकती है, अगर ये दोनों में हो जाए तो हम उसको कहते हैं डबल नमूनिया। और इसमें बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कहते हैं वो असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जो हैं वो भी इसको काज कर सकते हैं, और फंगस, ये फंगल नमूनिया भी हो सकता है जी। इस पर यहां पर आप इस बात को देखते हैं कि दीज कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ब्रेक, और ये क्या काम करते हैं, लंग्स टिश्यू और लंग्स टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं, एंड फिल्ड विद द फ्लूइड, और एक फ्लूइड जो है उनके अंदर भर जाता है जिसे हम पस कहते हैं, वो पस जो है वो भर जाती है। अब ये है नमूनिया, और जिसमें इंतहाई तौर पर तकलीफ दे ये प्रॉब्लम होता, और इसमें सिम्टम आप देखते हैं, आपको सर्दी लगती है, कोल्ड होती है, फीवर होता है, बुखार भी आ जाता है, शिवरिंग होती है, जिस्म कांपता है, खांसी आती है, और स्पुटम, याद रखें ये स्पुटम जिसमें थूक आता, ये थूक की मिकदार जो है ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ये मुंह के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा, और लेस ऑक्सीजन इन द ब्लड, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसमें, और ये भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, एक ट्रीटमेंट जो है, अगर आप देखते हैं कि इसका जो काज है ये वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है, और उसकी वैक्सीन इजाद हो चुकी है, अगर वो हो तो वैक्सीन वो इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो भाई ये तो प्रॉब्लम, बाकी उसके मुताबिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे। जिस टाइप का आपका नमूनिया होगा एंटीबायोटिक उसी के मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट के लिए ली जा सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास एस्थमा। एस्थमा जो है ये एलर्जी की बीमारी है, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई को के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर सकती हैं, और इस लिहाज से मोर म्यूकस ज्यादा जो है वो बलगम बनती है, नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज, और एयर पैसेज जो है जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं वो तंग हो जाते हैं, और डेफिशिएंसी ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन हम ये बात याद रखें कि हमारे एलर्जन कौन से हैं, डस्ट है, तो जाहिर है कि ये पोल्यूशन के जरिए जो है इसकी बीमारी का असर ज्यादातर जो है वो पोल्यूशन से ताल्लुक रखता है। स्मोक जो है वो उसे धुएं के, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, और ये ट्रैफिक से, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं जो है किस तरीके से हमारे हम पर असरअंदाज हो रहा है। परफ्यूम्स, बाज लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, बाज को पोलन एलर्जी होती है। पोलन एक सीजन में जब पोलन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जब देखा गया कि पोलन की मिकदार सबसे ज्यादा उन पौधों के अंदर होती है जिनकी पोलिनेशन हवा के जरिए होती है, उनके में पोलन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस फजा के अंदर पोलन की मिकदार जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जहाँ सनोबर के दरख्त ज्यादा होंगे तो वहाँ पोलन की मिकदार भी ज्यादा हो सकती है, तो पोलन एनर्जी काज हो सकती है। सिम्टम्स, अब इसकी सिम्टम जो है वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, यानी सांस जो है वो छोटे छोटे आते हैं। खास तौर पर रात के वक्त ऐसा हो जाता है कि आप एकदम सोए हुए उठते हैं, तो या फिर ये
एक्सर्शन ये है कि आपने थोड़ा बहुत काम किया है, काम कोई चीज़ उठा लिया है या कोई ऐसा मतलब काम किया है, तो इसमें आपको या वर्जिश का काम कर लिया है तो उसमें आपके सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह ये का इसी तरह वीजिंग का लफ्ज जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जब सांस जो है वो बाहर निकलता है तो उस वक्त सीटियों की आवाज आती है, कफिंग खांसी जो है वो भी आती है, और टाइटनेस ऑफ चेस्ट, और चेस्ट में इस तरीके से है कि जैसे घुटन सी महसूस होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन इसकी जो है वो जो ली जाएंगी, और कौन से केमिकल्स लिए जाएंगे, मेडिसिन किस किस्म की होगी। भाई ये केमिकल जो लिए जाते हैं उनमें ये खसूसियत है, डायलेटेड दे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं यानी उनको फैला देती हैं, और इसमें ज्यादातर जो है इनहेलर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, नाक के जरिए जो है वो उनको इनहेल किया जाता है, और जिसकी वजह से ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाएंगी और कुछ तकलीफ को आराम पहुंचता है। अब हम आते हैं लंग कैंसर की जानिब, और लंग कैंसर जो है ये दरअसल एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और ये एबनॉर्मल सेल जो हैं अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है वो शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ट्यूमर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। जब ट्यूमर बन जाते हैं तो सेलुलर ग्रोथ इन्वेड करती है एडजेसेंट टिश्यूज और दूसरे टिश्यूज पर भी इन्वेड होती है, और फिर यही नहीं कि साथ वालों के बियॉन्ड द लंग्स के अलावा भी किसी और मुकाम पर भी इनका असरात जो है वो देखे जा सकते हैं। अब इसमें कुछ हम काजेस देखते हैं। कार्सिनोजन के लिए सबसे नीचे जो लिखा हुआ स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है, जब हम टोबैको स्मोक करते हैं तो टोबैको के अंदर 4000 केमिकल्स मौजूद हैं, और जिसमें 50 कार्सिनोजन मौजूद हैं, और ये कार्सिन हाईली पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं। और रेडिएशंस जो हैं, यहाँ आपको मालूम है कि बहुत सी ऐसी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आयोनाइजेशन करती हैं, और जिनकी वजह से ये लंग कैंसर जो है यानी उसमें एबनॉर्मेलिटी जो है सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी काज कर जाए, तो इस तरह ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन जो है वो शुरू हो जाती है, अनकंट्रोलेबल होती है। जैसे इसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं, देखिए सिम्टम जो है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यहाँ पे ये तो एक जनरल सी बात है कि शॉर्टनेस सब में ऐसा ही होता है। कफिंग होती है, कफिंग अप द ब्लड, और ब्लड के साथ खून आना शुरू हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। तो ये कैंसर के लंग्स कैंसर का खास तौर पर ये जो सिम्टम है सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर के दिए गए। अब इसमें एक और बात जो है, लंग कैंसर में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं वो हालांकि स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, इनहेलेशन ऑफ स्मोक, ये स्मोक को इनहेल करते हैं फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। कोई और स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसका धुआं जो है वो भी इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये स्मोक जो है, अब वो जो धुआं बाहर की तरफ निकल रहा होता है, खास तौर पर ये बात जाने, अगर सिगरेट का एंड जो है जिसमें बर्निंग एंड होता है वो उसका धुआं सबसे ज्यादा नुकसानदेह वो होता है। गो उन्होंने फिल्टर के साथ जो है वो पी रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी इसके अलावा जो है वो धुआं जो सिगरेट जहां से बर्न होता है वो निकलने वाला धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये है पैसिव स्मोकिंग, और ट्रीटमेंट इसके जो है वो एलिमिनेट द टोबैको स्मोकिंग को बंद करें जी। अब ये बंद तो हो नहीं रही भाई। तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है जी स्टॉप एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे ये सिगरेट की टोबैको की एडवर्टाइजमेंट को बंद करें, जो टेलीविजन और रेडियो पर आप कर रहे हैं इसको बंद कर दें, प्रिवेंट द यंग्स। और फिर ये भी कानून बनाए कि कोई यंग जो है उसको स्मोकिंग के लिए सिगरेट मुहैया नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे
अब बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, हम यहां पर एक नया टॉपिक जो है उसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्मोकिंग में सबसे पहली बात जो है वो केमिकल्स है। केमिकल जो है 4000 केमिकल्स जो हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, जबकि 50 जो है वो कार्सिनोजन है, जो सबसे ज्यादा पॉइजनस है। स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज, अब कौन कौन सी डिजीज हैं जो अफेक्ट करती हैं स्मोकिंग? लंग कैंसर हो जाता। आप देखिए जरा इस लिस्ट को देखिए और फिर आपको मालूम होगा कि सर से लेकर पांव तक, हेड टू टो, किस तरीके से आपके जिस्म को अफेक्ट करते हैं। इन नंबर ऑफ थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं और ऐसी खतरनाक बीमारियां जो हैं लातादाद जो हैं वो आपको घेर लेती हैं। कैंसर ऑफ द किडनी, किडनी का कैंसर हो जाता है। ओरल कैविटी, आपके मुंह का कैंसर हो जाता है। लेरेंक्स का, लेरेंक्स जो है जिसे आला सौत भी कहते हैं, वो उसका कैंसर भी हो सकता है, आप बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। ब्रेस्ट का, ये औरतों में ज्यादातर जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्लैडर, अब ये जो ब्लैडर है इसमें आप यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है और गाल ब्लैडर भी हो सकता है। पेंक्रियाज जो है वो, उनका भी कैंसर जो है वो नोट किया गया। अब डैमेज द एयर पैसेज लीड टू एम्फीसीमिया, और एम्फीसीमिया की बीमारी जो है वो भी आ जाती है और जिसके अंदर एलिवियोलाई जो है वो डैमेज हो जाती हैं और उनके एयर सैक बड़े बन जाते हैं। अफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस पर आप गौर कीजिएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटिलेट, प्लेटिलेट जब बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होता? फिर प्लेटिलेट के बढ़ने से आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता, विस्कोसिटी हो जाती है और उस विस्कोसिटी को यहां पे इंक्रीज द प्लेटिलेट लीड टू द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और इसमें खून की नालियां जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और लेसन द हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन जो है वो भी कम होता है। लेकिन किस वजह से होता है? क्यों? जब सिगरेट पीने वाला जो है, ये ना समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ जा रही है जो कि इतनी खतरनाक उसे महसूस नहीं हो रही, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि हेमोग्लोबिन से मिलकर ये उसको नकारा कर देती है। ये केमिकल रिएक्शन होता है उसके साथ और फिर दोबारा उसके साथ ना तो ऑक्सीजन लग सकती, कोई चीज नहीं लग सकती, और ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टीबी की बीमारी हो सकती है, नमूनिया हो सकता है किसी भी वक्त, एनी टाइम नमूनिया काज कर सकता है। वीकनिंग द स्टेनिंग ऑफ द टीथ, और सबसे आप इन लोगों के जो दांत देखें तो वो स्टेनिंग यानी उन पे ऊपर जो है ये वाइटनेस जो है सारी खत्म हो चुकी होती है। एक और सबसे बुरा जो अफेक्ट पड़ता है वो सोशल अनएक्सेप्टेंस है। ये कि कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो तो दूसरा उससे जो है वो अनाय होता, वो उसको पसंद नहीं करता, नापसंद, तो उनकी सोशल लाइफ जो है वो सेपरेट हो जाती है, वो इस मुआशरे से कट कर रह जाते हैं। ये लोग जो हैं उनको कोई भी पसंद जो है वो नहीं करता, उनके करीब जाने से गुरेज होता है। तो ये थे सारे बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। नाउ अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस की जानिब आते हैं। तो देखिए जी, मल्टीपल चॉइस को करने के लिए एक्सरसाइज में आप देखिए जी, द प्रोसेस ऑफ द गैसोस एक्सचेंज इन्वॉल्व, तो इसमें गैसोस एक्सचेंज में जो इन्वॉल्व है वो क्या चीज से इन्वॉल्व है? द ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड, नो, कि फिजिकल मूवमेंट एंड टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब ये गैसोस एक्सचेंज जो है, फिजिकल मूवमेंट दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब प्रोसेस ये दरअसल यहां पर लिखा हुआ गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, ये है जी गैसोस एक्सचेंज का प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द गैसोस एक्सचेंज इन ए लीफ अकर्स थ्रू, और ये स्टोमेटा के जरिए सबसे ज्यादा होती है जी। बाकी उसने क्यूटिकल भी लिखा हुआ है, जनरल सरफेस लिखा है, लेंटिसेल, तो सबसे ज्यादा जो है वो स्टोमेटा के जरिए है। हाउ मेनी ब्रोंकाई
आर देयर इन द एयर पैसेज, एयर पैसेज में कितने ब्रोंकाई हैं, तो देखिए ट्रैकिया जो है 2 ब्रोंकाई में बदलता है, तो ये 2 है जी। वेयर डज द गैसोस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन, तो ये देखिए जी गैसोस एक्सचेंज सिर्फ एलिवियोलाई में होती है और किसी में नहीं हो सकती। विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हवा को बाहर निकालने का सबब बनता है, हेल्प करता है, मदद करता है। देखिए जी नेजल कैविटी तो नहीं बाहर निकालने के लिए, तो और इसमें ब्रोंकियोल भी नहीं है, तो ब्रोंकस भी नहीं है, तो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्योंकि कंट्रैक्ट करता है और उसकी रिलैक्सेशन होती है, तो बाहर निकालने के लिए रिलैक्सेशन के बाद ये निकालता है जी। अब दी प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज कंसंट्रेशन ऑफ, अब इसमें जो केमिकल, वो कौन सा केमिकल है जो स्टिमुलेट करता है रिस्पायरेटरी सेंटर को, अब उसमें यहाँ पे ब्रीथिंग के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आप पढ़ चुके हैं और इस के बारे में आप जान लें। नाउ द पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पायरेशन के फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होती है? In emphysema, the walls of alveoli break and there is more surface, no more surface, less हो जाती है surface area जब emphysema, तो ये गलत बात है। अब next, a disease involving the broken down of air sacs of the lungs, तो वो disease कौन सी है जिसमें air sacs जो हैं या alveoli जो हैं वो lungs के जिसमें ब्रेक डाउन करते हैं, वो एम्फीसीमिया है। द विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में कौन सा काम नहीं होता जी? आप देखिए ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, अब लार्ज डस्ट पार्टिकल जो है वो भी ट्रैप होते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन भी होती है और वार्मिंग ऑफ एयर, इनहेल्ड एयर भी होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नो, ये गलत है। अब what type of blood vessels surround the alveoli, alveoli के गेट कौन सी blood vessels होती हैं, तो उसमें blood capillaries होती हैं जी। तो यहाँ पे इस लिहाज से नेक्स्ट दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस को आप रीड कीजिए और उनके जवाबात जो हैं वो फाइंड कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। The cellular respiration another, or breathing is physical process. The cellular respiration is chemical process. अब इसको ट्रेस करें बात को, ट्रेस द पाथ ऑफ द एयर फ्रॉम द नेजल टू कैविटी। आपने तमाम वो लिखने हैं तरतीब के साथ, वो नाम नेजल से शुरू करना है और लिबियोलाई तक जो है वो तमाम जगह नाम जो है तरतीब के साथ लिख देने हैं। और हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टोमा एंड लेंटिसेल? स्टोमा एंड अदर, स्टोमा जो है ये पोर होता है, ये पोर स्टोमेटा में, और ये लीव्स के लोअर सरफेस पर स्टोमेटा मौजूद है और उस पोर को स्टोमा के कहते हैं। और वो पोर जो कि वुडी प्लांट में होता है और उनकी बाढ़ के ऊपर जो होता है वो पोर लेंटिसेल कहलाता है। अब ये पोर हैं दोनों, ये भी याद रखना, ये सुराख हैं। तो एनीहाउ द स्टूडेंट आप अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट सवाल जो हैं ये बड़े होते हैं और इन क्वेश्चन का जवाब आप इनसाइड से ढूंढें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।